जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में समझते जाएंगे। अगर आपको हमारी एमसीक्यू सीरीज अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति। तो आज हमारा क्लास 1 है, ठीक है, और ये सीरीज हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अर्थशास्त्र की परिभाषा से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हैं पीजीटी एग्जाम्स में, अलग अलग स्टेट पीजीटी में या फिर यूजीसी नेट में जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट है, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह किसका कथन है? ए जेएम किन्स, बी रॉबिन्स, सी मार्शल और डी रिकार्डो। तो ठीक है, चलिए इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा को डिटेल में समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं अर्थशास्त्र से? तो अर्थ और शास्त्र, यहाँ दो शब्द मिलकर के अर्थशास्त्र बना है। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या हो गया, धन, और शास्त्र का मतलब क्या हो गया कि जिसमें इसकी व्याख्या की गई है, विस्तृत व्याख्या मिलती है। ठीक है, वही अर्थशास्त्र है। ये तो हम लोग ऐसे कॉमनली हम लोग इसको बोलते हैं, समझते हैं। ठीक है, लेकिन जो अलग अलग अर्थशास्त्री हुए हैं वो अर्थशास्त्र को उन्होंने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, तो कौन कौन सी है ये परिभाषाएं? तो देखिए, 4 तरीके से मुख्य रूप से इसे परिभाषित किया गया है। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है धन संबंधी परिभाषा। दूसरा जो है वो है कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसमें कल्याण की बात की गई है, मानव कल्याण की बात की गई है। तीसरा जो है वो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, और जो चौथा है वो है विकास केंद्रित परिभाषा। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं धन संबंधी परिभाषा क्या है। धन संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। कब दी गई है? 1776 में दी गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही याद करना है, चूँकि ये जो पेपर है कम्प्लीटली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा में क्या कहते हैं एडम स्मिथ? एडम स्मिथ ने इसमें कहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है ये क्या है? ये धन का विज्ञान है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जब हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, धन से संबंधित चीज़ों का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये एडम स्मिथ जो है, इसके अलावा एडम स्मिथ के अलावा जो जेबी से, डेविड रिकार्डो जैसे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोले जाते हैं, ठीक है, ये सभी जो है ना, ये सभी धन संबंधी परिभाषा से संबंधित इकोनॉमिस्ट और शास्त्री हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? कल्याण संबंधी परिभाषा। कल्याण संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने कब दिया है? 1890 में। और वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्या बोला है उन्होंने कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का जो है वो स्टडी करता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग होता है, मतलब इट इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड द मोटिव बिहाइंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन इज़ ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि ये तो ठीक है, धन का विज्ञान तो है, धन के बारे में तो हम लोग इसमें पढ़ते ही हैं, लेकिन उस धन के विषय में पढ़ना, उसके बारे में समझना कि कैसे धन कमाएंगे, कैसे उसको बढ़ाया जाए, उसके अलावा उसका मोटिव क्या है, किस लिए हम धन कमा रहे हैं, तो उसके पीछे का जो मोटिव होता है, जो मेन उद्देश्य होता है पैसे का क्या होता है, जितनी भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उसका मेन पर्पस जो होता है वो क्या होता है? ह्यूमन वेलफेयर, मानव का कल्याण। ठीक है, हम अगर पैसे कमा रहे हैं, हम किसी भी तरह से अर्न कर रहे हैं, उससे मनुष्य को कितना फ़ायदा हो रहा है, मानव का कल्याण कितना हो रहा है। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है? मार्शल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है दोनों के डेफिनेशन में? एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन में क्या मुख्य अंतर आपको देखने को मिलता है? तो देखिए, इन्होंने जो एडम स्मिथ है उन्होंने किस पे ज़्यादा बल दिया है? धन पे ज़्यादा बल दिया है कि धन भाई कमाइए, जैसे कमा रहे हैं आप, अच्छे से कमा रहे हो, बुरे कर्म करके कमा रहे हो, बस धन कमाना चाहिए, यही इकोनॉमिक्स है। लेकिन इसकी जगह पे जो मार्शल ने उसका अपोज किया है। मार्शल ने कहा है कि नहीं, धन कमाना ही सिर्फ मेन उद्देश्य नहीं है। धन कमा रहे हैं तो उससे ह्यूमन का कितना वेलफेयर हो रहा है, मानव का कितना कल्याण हो रहा है, कैसे कल्याण किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना बेनिफिट हो सकता है, कैसे, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? दुर्लभता संबंधी परिभाषा। अब ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया है रॉबिन्स ने। ठीक है, और इन्होंने 1932 में दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया है। क्या है ये परिभाषा? देखिए, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो है साइंस ऑफ चॉइस, मीन्स चयन।
चयन का विज्ञान है। अब ये चयन की प्रॉब्लम क्यों, चयन क्या है, क्यों इसको चॉइस बोला गया है, क्यों इसको साइंस ऑफ चॉइस बोला गया है? ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। और जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन है, वो तो सीमित मात्रा में है। और एक ही संसाधन का बहुत वैकल्पिक प्रयोग है। हम अगर एक सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो हम घर में पानी यूज़ करते हैं, हर घर में पानी यूज़ होता है। तो पानी का यूज़ पीने में भी किया जाता है और घर के काम करने में भी यूज़ होता है, ठीक है। बिजली बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो आप उसको किस तरह से, लेकिन क्या वो असीमित मात्रा में तो नहीं है, उसका एक सीमा है ना। आप उससे ज़्यादा उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, चूँकि वो सीमित मात्रा में है और उसका वैकल्पिक प्रयोग है, बहुत तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम सीमित संसाधन को मैक्सिमम तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि हम किस में कितना पानी यूज़ करेंगे, ठीक है। यही चीज़ को आप अगर धन में लगा देते हैं कि भाई अब किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की सैलरी 20,000 रुपये है, लेकिन ठीक है, अब 10,000 जिसकी सैलरी है, तो उसको 10,000 के अंदर वो मैक्सिमम अपने जो भी ज़रूरत है, वो क्या है, धन क्या है, वो भी एक रिसोर्स है। अब उससे उसको अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपना घर भी मैनेज करना है, बाहर भी करना है, अपने शौक भी पूरे करना है। तो आप कैसे उसको यूटिलाइज़ वो करता है जिससे कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसको चयन करना पड़ेगा, उसको चॉइस देखना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ पे ज़्यादा करेंगे। एजुकेशन ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि होटल में खाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो दोनों में क्या करेगा, चूज़ करेगा कि भाई हमें क्या करना है, क्या प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसी को क्या बोला जाता है, इसको दुर्लभता संबंधी परिभाषा बोला गया है। दुर्लभता संबंधी क्यों बोला गया, दुर्लभ है ना संसाधन, क्योंकि सीमित मात्रा में होते हैं, और उसका क्या है, वैकल्पिक प्रयोग है। एक ही चीज़ को हमको, एक ही संसाधन को अलग अलग तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करना होता है। तो वहाँ पे हमारे सामने क्या समस्या उत्पन्न होती है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विकास केंद्रित परिभाषा। अब विकास केंद्रित परिभाषा जो है, ये किसने दिया है, ये पॉल ए सैमुअल्सन ने दिया है। और कब दिया है, 1948 में दिया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो कल्याण संबंधी और दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा थी भैया, अब धन संबंधी परिभाषा पहले आया, उसके बाद उसका अपोज उसके उसको काटने के लिए फिर कल्याण संबंधी परिभाषा एल्फ्रेड मार्शल ने दिया, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद फिर उनका कल्याण संबंधी परिभाषा के ऊपर फिर दुर्लभता संबंधी परिभाषा आया, जो रॉबिन्स ने दिया 1932 में। फिर ये जो पॉल सैमुअल्सन थे, उन्होंने क्या किया, कल्याण संबंधी परिभाषा और दुर्लभता संबंधी परिभाषा सभी को मिला करके, और एडम स्मिथ की परिभाषा को भी मिला के एक समग्र रूप में एक परिभाषा दिया, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे सटीक भी माना जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उनकी परिभाषा क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेलफेयर एंड स्कैरसिटी डेफिनेशन। ये क्या है, ये दुर्लभता संबंधी, मतलब ठीक है, संसाधन दुर्लभ हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, आप उसको कैसे यूज़ करोगे, कैसे आप उसका यूटिलाइज करोगे उसको, जिससे क्या होगी, अधिकतम मानव कल्याण हो, ठीक है। ये इस तरह की परिभाषा किसने दिया है, पॉल सैमुअल्सन ने दिया है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, धन संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, एडम स्मिथ के द्वारा। कल्याण संबंधी परिभाषा एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। और विकास केंद्रित परिभाषा पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। चलिए अब हम लोग लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या था कि विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह किसका कथन है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए, भाई हमारी ज़रूरतें अलग अलग हैं, हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। साधन जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो तो दुर्लभ हैं, वो संसाधन बहुत क्या बोलेंगे, सीमित हैं। तो वहाँ पे मानव आचरण की सबसे बड़ी सर्वव्यापी, मतलब जो सर्वविदित, सभी यूनिवर्सल जो समस्या है, क्या समस्या है वो समस्या, ये कथन किसके द्वारा बोला गया है, तो किसके द्वारा बोला गया है, ये बोला गया है रॉबिन्स के द्वारा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जब आप देखोगे कि दुर्लभता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप डायरेक्ट उसमें टिक करोगे क्या, रॉबिन्स। जैसे ही बोला जाए धन संबंधी, वहाँ पे आपको टिक करना है क्या, एडम स्मिथ, ठीक है। उसी तरह से मार्शल, जब जहाँ कल्याण शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, मार्शल, ठीक है ना। इसको ऐसे याद करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, कभी कभी क्या होता है सीक्वेंस में आ जाता है ये क्वेश्चन कि भाई आप असेंडिंग में पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा डेफिनेशन आया। तो आप इसके ये जो डेट मैंने दिया है ना, कब कब कौन सा परिभाषा दिया गया है, इसको आप याद कीजिएगा। जैसे सबसे पहले एडम स्मिथ की परिभाषा आई, धन संबंधी परिभाषा 1776 में। उसके बाद कल्याण, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है बस उसको आपको वैसे याद करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए
अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ये देखिए एक एक चीज़ छूट गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जब आप वेल्थ से रिलेटेड जो परिभाषा है, धन संबंधी परिभाषा जेबी से और डेविड रिकार्डो ने भी जो परिभाषा दी है वो भी धन संबंधी है, ठीक है। मान लीजिए अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि एडम स्मिथ के अलावा और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी है, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, जेबी से और डेविड रिकार्डो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कल्याण संबंधी में एल्फ्रेड मार्शल, पीगू, जे.एस. मिल और कैनन आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स, लर्नर और विक्सिट ने दिया है, ठीक है। अब देखिए जेम्स किन्स भी क्वेश्चन में था ना, आप जब भी क्वेश्चन जब इस तरह के सॉल्व करते हो, एमसीक्यूज क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो, तो आप चारों ऑप्शन को देखोगे और चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप एकदम सटीक आंसर दे सको, ठीक है। तो हम लोगों ने रॉबिन्स की परिभाषा देख ली, मार्शल की देख ली, रिकार्डो का भी समझ लिया। उसके बाद अब जे एम किन्स ने इकोनॉमिक्स में क्या परिभाषा दिया इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो जे एम किन्स ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार समकालीन दुनिया के लिए प्रासंगिक मॉडलों का चयन किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहता है इसमें कि जेमकिंस क्या बोलते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो समकालीन दुनिया है, कंटेम्परेरी जो वर्ल्ड है, अभी की ज़रूरत क्या है, अभी किस तरह का मॉडल होना चाहिए, ठीक है, अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करें, हम लोग चयन करें कि अभी कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए। अभी मांग पूर्ति पक्ष के बारे में इन्होंने ज़्यादा व्याख्या किया है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है, यह कथन किसका है, ठीक है। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है, यह कथन किसका है। देखिए इसका ऑप्शन देखिए और इसका आंसर आप खुद से दीजिएगा। ए क्या है, डी रिकार्डो, बी एडम स्मिथ, सी मार्शल एंड डी जेबी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मार्शल। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना कि कल्याण संबंधी परिभाषा जो है वो किसने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल में। आपको कीवर्ड देखना है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, मानव कल्याण। जहाँ मानव कल्याण की बात आएगी वो वहाँ पे किसका नाम आएगा, मार्शल का नाम आएगा, ठीक है। कब दिया है, 1890 में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि आवश्यकताओं की प्रकृति अति आवश्यक होती है, संसाधन प्रकृति प्रदत्त होते हैं, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं और संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, चयन की समस्या क्या है उसको समझते हैं कि चयन की समस्या आखिर होती क्या है और क्यों उत्पन्न होती है, बाद में उसका आंसर हम लोग खुद से दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए चयन की समस्या है क्या, किसको बोलेंगे चयन की समस्या। तो असीमित आवश्यकताओं को पूरा अथवा तृप्त करने के लिए सीमित साधनों के पूर्ण एवं कुशल उपयोग की समस्या जो होती है उसी को क्या बोला जाता है, चयन की समस्या बोला जाता है। देखिए वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, वर्ड्स को समझ जाइएगा, उसके मीनिंग को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देना ईजी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, असीमित आवश्यकताओं को पूरा अथवा तृप्त करने के लिए। असीमित आवश्यकताएं, हमारी जो ज़रूरतें होती है वो असीमित होती है, एक ज़रूरत हम पूरा नहीं करते तब तक हमारी दूसरी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। भैया अभी साइकिल से चल रहे थे, अब कुछ दिन के बाद मन में होता है कि अच्छा चलो एक बाइक ले लेते हैं, बाइक ले लिया, अब कुछ दिन के बाद मन होगा कि नहीं नहीं इसमें कंफर्टेबल नहीं है, चलो अब एक कार खरीद लेते हैं। एक छोटा सा घर है, नहीं उसमें नहीं चल रहा है, अब बड़ा घर चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी जो ज़रूरतें होती हैं ना वो असीमित हैं, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना, अब वो असीमित होती हैं। लेकिन जो संसाधन है वो क्या होता है, वो तो सीमित है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको साइकिल से आप बाइक लोगे आपको ज़्यादा पैसा ज़्यादा कॉस्टिंग आएगा, लेकिन उतने उसी हिसाब से आपका पैसा भी आपके पास में आता जाएगा। ज़रूरी नहीं है ना, हो भी सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि असीमित आवश्यकताओं को पूरा अथवा तृप्त करने के लिए सीमित साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। आपको क्या करना है, वो जो लिमिटेड आपके पास साधन है उसी से आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो उस वही समस्या जो होती है ना, ये जो कुशल चयन करने की जो समस्या होती है, तो इसी को क्या बोला जाता है, चयन की समस्या। चॉइस करना है हमको, ये क्या ज़रूरी है। अभी मेरे पास में ये बाइक नहीं है तो क्या मेरा उसके बगैर काम चल सकता है, चल सकता है तो चलाएंगे, और अगर नहीं चलेगा तो भाई ज़रूरी है तो ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही क्या हो गई, चयन की समस्या। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इसी चीज़ को, ये जो चयन की समस्या इसी को क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी कहते हैं।
इसे चयन की समस्या जो है उसी को किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम ना हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना हो हमारे लाइफ में, ठीक है ना। तो हमें हर समय हर स्टेज पे किसी भी लेवल पे आदमी हो, चाहे कोई करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, सबको क्या होता है, चूज़ करना पड़ता है लाइफ में कि भाई हमें ये करना है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या किए बगैर नहीं चलेगा, क्या नहीं करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये हर लेवल पे हर आदमी के साथ में ऐसा होता है, ये समस्या आती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या बोला जाता है, ठीक है ना। सेंट्रल प्रॉब्लम यही है, यहीं से समस्या उत्पन्न होती है और फिर उसका हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, देखिए कि अब हम लोग मेन हमारा क्वेश्चन क्या था, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो चयन की समस्या उत्पन्न होने का कारण है, ठीक है, क्या कारण है, 3 कारण है मेनली। सबसे पहला क्या है, असीमित मानवीय आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरतें कभी पूरी ही नहीं होती हैं। हमारे पास जो जितना और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना, थोड़ा और वो वाला जो इच्छा है हमारा ख़त्म ही नहीं होता है। तो हमारी जो मानव की जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो असीमित हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। एक चीज़ हमारा पूरा होगा तो फिर अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। एक ड्रेस ले लिया हमने, फिर देखेंगे अच्छा ठीक है, बगल वाली कोई अच्छा सा वो ड्रेस पहनी हुई है, नहीं हमें भी वही साड़ी चाहिए। इस तरह का ये जो होता है ना, हमारी जो इच्छाएं जो ये जो उछलती रहती हैं, तो इसी को क्या बोला गया है, असीमित मानवीय आवश्यकता है, कि इच्छाओं का कभी अंत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा रीज़न क्या होता है कि सीमित आर्थिक संसाधन। अब आर्थिक संसाधन का बात करें ना, तो यहाँ पे धन से सीधा है, इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जो तो लिमिटेड होता है ना, किसी का सैलरी 5,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है। अब 20,000 वाला सोचेगा कि हम 40,000 रुपया फूंक दें, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। सैलरी कम है, आपको उसी में काम करना है, अपनी इच्छाओं का भी ध्यान रखना है, अपनी सारी ज़रूरतें भी पूरी करनी है, ठीक है ना। किसी का परिवार में 10 मेंबर है तो सारी इच्छाएं सबकी पूरी होनी चाहिए। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्रायोरिटी सेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका रीज़न क्या हो जाता है, एक रीज़न है असीमित मानवीय आवश्यकताएं, हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। दूसरा है सीमित आर्थिक संसाधन, और तीसरा होता है संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग, ठीक है ना। हम अलग अलग तरीके से जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, एक सिंपल सा आप समझ लीजिए एग्जाम्पल, आपकी जो है सैलरी, आपकी जो है इनकम, ठीक है ना। आप घर में देखते होंगे, पापा जब पैसा लाते होंगे, एक बजट बनाती होंगी आपकी मम्मी जो होंगी, ठीक है ना। होम डिपार्टमेंट तो वही संभालती हैं मोस्टली घरों में। तो वो क्या करेंगे, उसी में से आपका एजुकेशन का निकालेंगे कि भाई इतना स्कूल का फ़ी देना है, इतना ट्यूशन फ़ी लगेगा, इतना घर का राशन में लगेगा, इतना डॉक्टर का देना है, इतनी सेविंग करनी है। तो ये जो मैनेजमेंट होता है ना, तो वही पैसा वही संसाधन है, उसी से सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो हम उसका क्या कर रहे हैं, वैकल्पिक प्रयोग, मतलब एक से अधिक उसका प्रयोग है, तो हम उसको क्या करेंगे, मैनेज करते हैं। तो ये जो समस्या उत्पन्न होती है ना, इसी को क्या बोला जाता है, ये सारे कारण हैं, किसके कारण है, चयन की समस्या। हमें चूज़ करना पड़ता है कि भैया हम इसमें 5,000 रुपया से ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसमें हम 2,000 से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने ये जो 3 रीज़न है, इसके कारण से क्या होता है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि, क्यों उत्पन्न होती है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आवश्यकताओं की प्रकृति अति आवश्यक होती है। ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ठीक है आवश्यकता है, लेकिन उसकी जो प्रकृति हमेशा अति आवश्यक तो नहीं होगी। अब मान लीजिए किसी को होटल में खाने का मन कर रहा है, उसको शौक है कि भाई हम क्लब में जाएं, क्लब में मस्ती करें, 10,000 20,000 फूंक दें, तो वो क्या अति आवश्यक है। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि कोई मेडिकल इशू आ गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कोई एक्सीडेंटल कुछ केस हो गया, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, वो आपकी अति आवश्यक है। अति आवश्यक आवश्यकता, वहाँ पे हमको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा वहाँ पे पैसा। लेकिन हमेशा ये ज़रूरी तो नहीं है कि भाई जो भी ज़रूरत उत्पन्न हो रहा है, हमारी जो भी आवश्यकता, जो भी इच्छा है, वो अति आवश्यक है, नहीं करेंगे तो चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, बी में क्या दिया हुआ है, संसाधन प्रकृति प्रदत्त होते हैं। हाँ ठीक है कुछ हद तक, लेकिन संसाधन प्रकृति प्रदत्त ही नहीं होते हैं ना, कुछ संसाधन तो मानव निर्मित भी होते हैं। अब बिजली, ये जो पंखा चलता है, पंखा तो ह्यूमन मैन मेड है ना, हाँ, वो भी एक तरह का संसाधन है। पैसा हम लोग धन अर्जित करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो हमेशा हर समय प्रकृति प्रदत्त नहीं होता। कुछ कुछ संसाधन हम लोग खुद से अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो बी भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन सी क्या है, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, और डी है संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। डी पहले देख लेते हैं, डी में क्या दिया हुआ है, संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। देखिए सारे संसाधनों पर तो सरकार का अधिकार नहीं है ना, कुछ संसाधन तो हमारा अपना घर में, अब हम घर में कुछ हम मान लीजिए हमने एक हमारा बगीचा, हमने वहाँ पर कुछ सब्जियाँ उगाई हैं, उसमें सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है, वो भाई हम अपना ज़रूरत पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए कि घर में हमारा
ट्यूबवेल है या कुछ भी कोई भी ज़रूरत का चीज़ अगर हम खुद से करें, कुछ सब संसाधन तो सरकार के अधीन नहीं होता, कुछ हमारा पर्सनल भी होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं जाएगा, डी भी नहीं जाएगा। सी क्या दिया हुआ है, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधनों के क्या होते हैं, वैकल्पिक उपयोग होते हैं। एक ही संसाधन को हम अलग अलग तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं, काम में लाते हैं, इसीलिए क्या है, हमको चयन करना पड़ता है कि कौन सा ज़रूरत हमको पहले पूरा करना है, किसको हमको बाद में देखना है, क्या नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ बुक और ऑथर। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर ही आता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से एकदम रट लेना, और ये सब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ोगे रेगुलर। और देखिए ये सब क्या होता है ना, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको एकदम रट लेना है आपको अच्छे से, ये क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं, नेचर नेम ऑफ बुक्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेक्स्ट है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाते हैं, सबसे पहले देखते हैं एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये किसने दिया है, रॉबिन्स ने दिया है। कब दिया है, 1932 में दिया है, ठीक है। इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में, इसको आप पहले से याद कर लीजिएगा, और ये वाला इसका सीक्वेंस याद कीजिएगा कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन सा आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। जैसे ही वेल्थ ऑफ नेशन, देखिए एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये रॉबिन्स ने दिया है 1932 में। सेकंड है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये दिया है एडम स्मिथ ने 1776 में। थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में दिया है। और फोर्थ है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है और ये 1948 में आया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्या है, देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होगा ना, इसमें आपको अगर 1-2 भी रहेगा तो आप उसको अच्छे से टिक कर लोगे, ठीक है, अंदाज से भी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसने दिया है, ये दिया है मार्शल ने, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किसने दिया है, सैमुअल्सन ने। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये दिया है एडम स्मिथ ने। और एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये दिया है रॉबिन्स ने, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन, इसको याद करने का ट्रिक है, तरीका है, देखिए वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ठीक है। प्रिंसिपल, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, ऐसे याद कीजिएगा, इकोनॉमिक प्रिंसिपल ये दिया है ये मार्शल, ठीक है। फिर सिर्फ इकोनॉमिक्स सैमुअल्सन, एंड यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस जब बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉबिन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या। अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या है, ठीक है। अति उत्पादन, बेरोजगारी, चयन या गरीबी, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, देखिए प्रमुख समस्या अभी हमने पढ़ा था ना, जब चयन की समस्या हम पढ़ रहे थे, तो उसी को क्या बोलते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या भी बोलते हैं। सबसे प्रमुख समस्या क्या है, सबसे पहला क्या, अति उत्पादन। आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को आप सबसे पहले उसमें देखेंगे कि कौन सा हो सकता है, नहीं हो सकता है, पहले आप उसको देखिए। अति उत्पादन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उससे क्या समस्या आएगा अर्थव्यवस्था में, हाँ इसकी प्रमुख समस्या, हाँ समस्या तो है ये अर्थव्यवस्था की, लेकिन वो प्रमुख समस्या तो नहीं है ना, हाँ तो अति उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेरोजगारी। बेरोजगारी भी नहीं होगा, अति उत्पादन हो रहा है यदि, तो वहाँ पर तो लोग काम कर रहे हैं ना, तो बेरोजगारी कैसे हो सकता है, इसका प्रमुख समस्या ये भी नहीं है। उसके बाद डी नंबर क्या देगा, गरीबी। गरीबी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या नहीं, हाँ गरीबी समस्या है अर्थव्यवस्था की, उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन वो प्रमुख समस्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे प्रमुख समस्या क्या होता है, चयन का समस्या, ठीक है। तो चयन की समस्या जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या होती है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है मुद्रास्फीति का सिद्धांत, दूसरा आर्थिक विकास का सिद्धांत, तीसरा उपभोग फलन का सिद्धांत, और चौथा है वस्तु कीमत निर्धारण का संबंध, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है सूक्ष्म और क्या होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए अर्थशास्त्र को 2 पार्ट में बांटा गया है। 1930 के पहले जो है ना, अर्थशास्त्र एक ही अर्थशास्त्र होता था, एक ही इकोनॉमिक्स का एक ही पार्ट था, लेकिन उसके बाद में तक पढ़ने में इसको सुविधा हो, इसको समझना
क्योंकि ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो आपको उसको समझने के लिए उसका 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। अच्छा, ये बांटा किसने है? ये रैगनर फ्रिश ने बांटा है 1933 में। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है एग्जाम में, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, वन लाइनर की तरह इसको आप याद रखोगे। तो अर्थशास्त्र को उन्होंने क्या किया? रैगनर फ्रिश ने 1933 में 2 पार्ट में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सबसे पहला एक क्या हो गया? व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरा पार्ट कौन सा है? समष्टि या समग्र अर्थशास्त्र। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम व्यष्टि की बात करते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं ना, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा, जो छोटा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश में, ठीक है। इसका माइक्रो का मीनिंग ही होता है छोटा। इस छोटा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं, किसी फर्म के, किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करता है, जैसे उद्योग या बाजार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मान लीजिए कोई एक छोटा सा, मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हम, कोई एक फर्म की बात कर रहे हैं, अगर हम जूट उद्योग, तो कोई एक उद्योग का बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सभी उद्योगों को एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको समष्टि में लेंगे, समग्र में लेंगे। पूरा हम पूरे कंट्री का अगर हम कोई चीज़ काउंट गिनना है, हमको जानना है तब। लेकिन व्यष्टि में हम लोग क्या करते हैं? एक सिंगल किसी का व्यक्तिगत, अब कोई अडानी है, अंबानी है, इस सब का सिर्फ सिंगल एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसका वो फर्म है, उसका वो एक संस्था है, उसके बारे में हमको जानना है, तो वो क्या हो जाएगा? वो माइक्रो का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। कीमत सिद्धांत भी किसको कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है, क्या क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है, क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर? सबसे पहला है उत्पादन कीमत, दूसरा है साधन कीमत, और तीसरा है क्या? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसमें इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है? उत्पादन कीमत। उत्पादन कीमत के अंतर्गत क्या आता है? मांग का सिद्धांत और पूर्ति का सिद्धांत। कितना डिमांड है, कितना पूर्ति करना है, ठीक है, मार्केट में क्या चीज़ का डिमांड है, अब ज़रूरत नहीं है और आप बस उत्पादन किए जा रहे, क्योंकि वहाँ नुकसान हो जाएगा ना, तो सप्लाई, बाजार जो चलता है वो क्या है? सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। भैया जितनी की ज़रूरत है उतना प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा भी करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, और कम भी करोगे तो भी नुकसान है, भाई मार्केट का पूर्ति नहीं कर पाओगे, मार्केट सुचारू रूप से नहीं चलेगा, ठीक है। तो उत्पादन कीमत जो होता है, यहाँ पे मेनली क्या होता है? कीमत का, हम लोग इसको कीमत सिद्धांत क्यों बोले हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। कितना डिमांड है, कितना हमको सप्लाई देना है, ठीक। उसके बाद सेकंड क्या है? देखिए, साधन कीमत। साधन कीमत, जो साधन लगते हैं, कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन होता है कोई भी, तो वहाँ पर क्या होता है? कुछ उसका चार्जेस, कुछ खर्च होता है ना उस पर। जैसे मजदूरी लगता है, मजदूर रखेंगे, हायर करेंगे लेबर, ठीक है, उसको मजदूरी देना पड़ेगा। उसके बाद जिस जगह पे, जिस भी प्रॉपर्टी पे आप, कोई ज़मीन है, कुछ भी है, जहाँ पे आपको गेहूँ ही आप उगा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी, एक ज़मीन चाहिए ना। मान लीजिए अपना नहीं, आप किसी का लेकर के कर रहे हो उस पर खेती, तो आपको उसका किराया देना पड़ेगा। कहीं रेंट पे लगा कर लेकर के आप काम कर रहे हो, कोई फैक्ट्री चला रहे हो, उसका आप रेंट करोगे, रेंट दोगे। उसी तरह से जो मजदूर आपके यहाँ काम करेंगे उनको आप मजदूरी दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ब्याज, है ना। आप कहीं से पैसा उठाओगे, बैंक से लोन लोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। और लाभ, ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा। ये साधन कीमत। साधन कीमत मतलब, साधन क्या होता है? जो कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें जो जो इन्वेस्टमेंट जो लग रहा है, ठीक है, जो खर्च हो रहा है, और वहाँ पे आप जितना खर्च करोगे, कितना खर्च हो रहा है, उसके बाद उसमें आप देखोगे कि भाई कितना बेनिफिट इसमें से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो डिसीजन होता है, ये किस में होता है? ये माइक्रो में होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ये वितरण का सिद्धांत आप इसमें भी पढ़िएगा, और वितरण का सिद्धांत आपको समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना है। लेकिन वहाँ का वितरण का सिद्धांत अलग होगा, अलग चीज़ को वो एक्सप्लेन करेगा, और यहाँ पे अलग करेगा। यहाँ भी क्या हो रहा है? वितरण। वितरण मतलब क्या होता है? बांटना। किस चीज़ को यहाँ पे बांट रहे हैं? साधन का कीमत, मजदूरी में कितना हमको देना, पैसा कितना पैसा लगेगा, किराया में हमारा कितना खर्चा जाएगा, ब्याज कितना देना है, और लाभ हमको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अलग अलग पार्ट में बट रहा है ना, तो इसलिए ये वितरण हो गया, वितरण का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? कितना मानव कल्याण इससे किया जा सकता है या हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, आ जाइए क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? मुद्रास्फीति का सिद्धांत। मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? प्राइस का परसिस्टेंटली बढ़ना, मतलब लगातार अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो बोलते हैं मुद्रास्फीति बढ़ गया, मुद्रा का वैल्यू घट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो मुद्रा की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक विकास का सिद्धांत।
यहाँ आर्थिक विकास के बारे में तो हमने चर्चा ही नहीं किया, आर्थिक विकास से संबंधित तो है ही नहीं। जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो ये तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो ये तो सूक्ष्म, जब हम माइक्रो की बात कर रहे हैं वहाँ आर्थिक विकास कैसे आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उपभोग फलन का सिद्धांत। उपभोग कहाँ पे होगा, उपभोग वितरण, ये वो वाला वितरण से संबंधित है जो हम लोग समष्टि में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, उपभोग फलन का सिद्धांत भी नहीं होगा। डी क्या दिया हुआ है, वस्तु कीमत निर्धारण का संबंध। अच्छा, ये जा सकता है कैसे, वस्तु कीमत निर्धारण का संबंध मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई आपने एक पेन बनाया, आपने एक कॉपी बनाया, आपने कोई एक सामान अपना बनाया है, मोबाइल फ़ोन बनाया, कुछ भी, तो उसका आप कीमत निर्धारित करोगे कैसे, आप देखोगे कि भैया हमको कितना मजदूरी लग रहा है, कितना किराया देना पड़ रहा है, कितना उसमें हम ब्याज दे रहे हैं, फिर आप उसमें देखेंगे कैलकुलेट करके कि हमको कितना हम इसका प्राइस रखें, क्या प्राइस हम सेट करें कि हमको उसमें लाभ मिले। जहाँ नुकसान होगा वहाँ कोई बिजनेस करेगा नहीं, करेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे कीमत उसका तय करेंगे ना। कोई एक पेन है आपने बनाया, आपकी कॉस्टिंग आई 10 रुपया, तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ यहाँ इतना इतना मेरा इन्वेस्टमेंट अगर 10 रुपया का है तो हम उसको 12 रुपये में बेचेंगे कि 15 रुपये में बेचेंगे कि मेरे को लाभ हो जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कीमत को निर्धारित कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु कीमत निर्धारण का संबंध जो होता है वो किससे है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स से होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है, सबसे पहला है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, बी केवल एक विशिष्ट क्षेत्र से, बैंकों के क्रियाकलापों से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर तो एकदम सब, जब समष्टि बोल रहे हैं तो समग्र, उसके अंदर तो पूरा अर्थशास्त्र आ जाता है, पूरा अर्थशास्त्र आ जा रहा है ना, पूरा अर्थव्यवस्था आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहला ऑप्शन अभी छोड़ते हैं, पहले उसके बाद वाला देखते हैं। बी क्या दिया है, केवल एक विशिष्ट क्षेत्र से। जब हम किसी एक पर्टिकुलर का बात कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत फर्म का बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष की बात करें, वहाँ पर जब व्यक्तिगत छोटा स्केल का बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो समष्टि का कोई फंडा ही नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं जाएगा इसके साथ। सेकंड सी नंबर क्या दिया हुआ है, बैंकों के क्रियाकलापों से। बैंक भी तो एक इंडिविजुअल सेक्टर हो गया ना, बैंक एक इंडिविजुअल सेक्टर है, ये तो कम्प्लीटली पूरा कंप्लीट अर्थव्यवस्था को तो नहीं डिफाइन करता है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बैंकों के क्रियाकलापों से भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं जाएगा। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ये भी सुटेबल नहीं लग रहा है। लेकिन जो ए ऑप्शन है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, समष्टि का मतलब होता है मैक्रो, मतलब समग्र, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का हम बात कर रहे हैं, पूरे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। हम कोई एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर ज़िले की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ की इकोनॉमी क्या है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कंप्लीट पूरे एक देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र है क्या, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तथ्य जैसे पूर्ण रोजगार की समस्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत, निवेश, समग्र उपभोग, आर्थिक विकास का अध्ययन जो है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तथ्य मतलब क्या हो गया, जैसे पूर्ण रोजगार की जो समस्या है, एक आदमी, दो आदमी बेरोजगार है तो उसको हम संपूर्ण पूरे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है नहीं बोलेंगे। लेकिन हम जब कंट्री के लेवल पे हम डिसाइड करते हैं, हम देखते हैं कि नहीं पूरे कंट्री में कितने लोग बेरोजगार हैं, तो जब हम उस लेवल पे बात करते हैं वो किसके अंदर पढ़ेंगे, हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीडीपी के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि टोटल कितना जीडीपी है हमारा, टोटल कितना उत्पादन है हमारे पूरे कंट्री का। ठीक है, एक फर्म की बात नहीं करें, हम सिर्फ अंबानी अडानी की बात नहीं करेंगे, हम कंप्लीट पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर उसका अध्ययन किया जाएगा। उसी तरह से जो सेविंग हो रही है, कितनी सेविंग हो रही है हमारे पूरे कंट्री में मिला करके, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना हमारा इम्पोर्ट है, तो हम देखेंगे कि हमारी सेविंग कितनी हो रही है। ऐसा नहीं कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उस तरह से जजमेंट नहीं करेंगे। हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे पूरे कंट्री लेवल पर देखेंगे भाई हमारे भारत में कितना हो रहा है, उस स्तर पे हम कितना बचा पा रहे हैं और कितना हम गंवा रहे हैं। ठीक है ना, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, इसी तरह से और नेक्स्ट है क्या, आर्थिक विकास, समग्र उपभोग। समग्र उपभोग का बात कर रहे हैं, उपभोग उपभोक्ता करता है, ठीक है ना, जो भी कंज्यूमर है, कितना कंजप्शन है पूरे कंट्री लेवल पे। हम देखेंगे कि भाई ठीक है सब इतना, मेरा चावल का अगर हम देख रहे हैं कि भाई हमारा इतना, हमारा खेती है और इतना हमारा क्या है, पूरे खपत है पूरे कंट्री में। ठीक है ना, तो जब समग्र शब्द आ जाएगा तो इसका मतलब ये किसका पार्ट हो जाता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसको और क्या बोला जाता है, इसे आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए सारा चीज़ इसी में डिपेंड करता है। जब हम पैसे की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, हम आप सब क्या है, आय और रोजगार का बात करते हैं, तो ये सारा पार्ट क्या हो जाता है, समष्टि के अंदर आता है। कैसे,
इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे हर कोई रिलेट करता है। भाई हर कोई पैसा कमा रहा है, हर कोई रोज़गार खोज रहा है, ठीक है। हमारी इनकम होती है, उसी से तो सारा सिस्टम चलता है। पैसा कमाएंगे, उसको खर्च करेंगे, रोज़गार मिलेगा, कितना रोज़गार है वो एक इकोनॉमी को डिसाइड करता है कि वहाँ के लोगों कितना इनकम है, कितना पर कैपिटा इनकम है, ठीक है ना। तो ये सारा जो पार्ट होता है ये किसके अंदर आता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है। अब हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम उसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, ठीक है, कि भाई कितना इनकम है, कितना रोजगार है कंट्री में, ये सारा चीज़ हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, सामान्य कीमत स्तर या मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। ये जो अभी उसमें हम लोग देख रहे थे ना, मुद्रास्फीति का जो सिद्धांत था, मुद्रास्फीति का सिद्धांत जो था वो इसके अंदर पढ़ा जाता है, किसके अंदर, समष्टि अर्थशास्त्र के। क्योंकि जब मूल्य वृद्धि होता है तो वो इंडिविजुअल एक सामान का दाम बढ़ गया, उससे हम लोग नहीं ना बोलेंगे कि भाई पूरा कंट्री में मुद्रास्फीति हो गया है, ठीक है, या मूल्य वृद्धि हो गया है। नहीं, हम देखेंगे कि ऑल मैंने पूरा ओवरऑल कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरी इकोनॉमी पे, ठीक है ना। तो उसके बारे में सामान्य कीमत स्तर, सामान्य मतलब वैसा चीज़ जो सब पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पे पड़ रहा है। जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ता है या घटता है, ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो चलता रहता है उसमें कभी अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर रेट बढ़ता है तो हमारे देखते हैं ना पूरा हर सामान का रेट पे उसका असर पड़ता है, हर सामान का रेट बढ़ जाता है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, फिर और भी अलग अलग तरह से उसका यूज़ है, तो वहाँ पे पूरी इकोनॉमी पे वो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक विकास का सिद्धांत। देखिए, एक होती है आर्थिक वृद्धि और एक होता है आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों में डिफरेंस होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ग्रेजुएशन पीजी लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो आर्थिक विकास के अंदर क्या होता है ना, वृद्धि अपने आप आ जाता है। सिर्फ पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो 4 लोगों की इनकम बढ़ गई, उससे आर्थिक विकास नहीं बोलेंगे उसको। लिविंग स्टैंडर्ड कितना बढ़ रहा है लोगों का, ठीक है, मेडिकल सुविधाएं कितनी हो रही है, आर्थिक विकास उसके अंदर क्या होता है, सारा चीज़ आ जाता है, सब समग्र विकास, सबका विकास हो रहा है। तो ये वाला जो टॉपिक होता है ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वितरण का सिद्धांत। यहाँ का वितरण जो है वहाँ के वितरण से अलग है। कैसे, वहाँ हम लोग क्या देखते हैं, कीमत निर्धारण करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये है ना वेलफेयर से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, कि भाई कितना किसको कितना मिलना चाहिए, कहाँ तक ना। जैसे देखिए पॉलिसी चलाती है सरकार अलग अलग तरीके से। जो कम इनकम, लो इनकम वाले जो लोग होते हैं उनको कोई चीज़ फ्री में, चावल है, दाल है, सब बहुत कम प्राइस पे या फिर बहुत से समय पे फ्री में दिया जाता है, जो 5 किलो चावल। लेकिन वही जिनके पास पैसे होते हैं उनसे जो टैक्स लिया जाता है, ठीक है ना, जिनकी इनकम ज़्यादा है उनसे ले लिया, जिनकी इनकम बहुत कम है, लो इनकम वाले हैं, उनको दे दिया फ्री में। तो यही जो वितरण किया जाता है, इसको जो मैनेज किया जाता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए ये क्वेश्चन आ गया और ये मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है, ए ऑप्शन क्या है, मिल्टन फ्रीडमैन, बी रैगनर फ्रेस, सी जे एम कीन्स एंड डी है ए सी पीगो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैगनर फ्रिस। उन्होंने व्यष्टि और समष्टि 2 पार्ट में बांटा है। कब, 1933 में। इसका डेट भी याद रखोगे आप और नाम भी याद रखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। भाई इसका आंसर तो सबको ही आता होगा, है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप +2 से पढ़ रहे हो, ठीक। तो किसे कहा जाता है, मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा आपके मन में कि भाई क्या उसके पहले नहीं था अर्थशास्त्र, था, लेकिन एडम स्मिथ के बाद में वो बहुत व्यापक रूप से पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको पढ़ा जाने लगा, यूनिवर्सली लोग पढ़ने लगे, उसके बारे में जागरूकता आई, कुछ ज़्यादा लोग सिंसियर हुए, ठीक है ना, कि भाई कैसे मनी मैनेज किया जाए, उसके बारे में और भी लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, नए नए तरीक़ों का खोज किया गया, ठीक है ना। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है। घृणित विज्ञान, घृणित मतलब जिससे घृणा किया जाए,
भाई घृणित विज्ञान किस परिभाषा को कहा गया? अभी हम लोगों ने 4 परिभाषाएं पढ़ी थी। पहला था धन संबंधी परिभाषा जो एडम स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्या था? कल्याण संबंधी परिभाषा जो मार्शल ने दिया था। दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो रॉबिन्स ने दिया था, और विकास केंद्रीय परिभाषा जो सैमुअल्सन ने दिया था। ठीक है, लेकिन इन चारों मेन परिभाषाओं में से किसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ? अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है। इसको तो नहीं बोलेंगे भाई मानव कल्याण से, जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो सारा चीज़ जितना भी एक्टिविटी हो रहा है सब तो मानव के लिए ही हो रहा है ना, हम ही करते हैं और हम अपने लिए ही करते हैं। जितना भी कुछ कर रहे होते हैं सारे सब में क्या होता है, मेन मोटिव क्या हमारा कि भाई मानव का कितना कल्याण हो जाए। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है। ये भी गलत नहीं है भाई, ये सही बात है बिल्कुल 100% कि सब चीज़ लिमिटेड है भाई, आप उसको यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए बड़े एफिशिएंट तरीके से। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है। और वृद्धि का अध्ययन है, ये तो खैर कहीं से भी रिलेट नहीं करता है इससे। लेकिन नेक्स्ट क्या है? डी ऑप्शन अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। देखिए इसको बहुत कटु आलोचना की गई है। धन का अध्ययन, ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दिया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और जब बोला अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बोला तो इनकी काफ़ी आलोचना की गई है, कटु आलोचना की गई, क्योंकि इन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया कि भाई धन कमाइए, आप जैसे भी कमा रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी कंट्री कभी डेवलप होगी जब उसमें क्या होगा, वो धन ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेगी। तो ये तो सही नहीं है ना। फिर तो कोई गलत काम करेगा, कैसे भी चोरी डकैती करके अपने पास में पैसा, और उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये विकास कर रहा है, ये देश आगे बढ़ रहा है। तो वो इसलिए उनका जो है ना बहुत ही उनके इस डेफिनेशन को घृणित विज्ञान की परिभाषा कैटेगरी में रखा गया, घृणित विज्ञान बोला गया। ठीक है, और कहा गया कि देखिए सिर्फ धन कमाना मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। धन कमा के उसको आप कैसे मैक्सिमम आप उसको मानव कल्याण में आप लगाते हैं, या मानव कल्याण उसका मेन मोटिव होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना धन कमा रहे हैं, बहुत धन कमा रहे हैं लेकिन वो आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं या गलत चीज़ों में लगा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो धन है या अच्छा, वो नहीं माना जाएगा, उसको डेवलपमेंट नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि घृणित विज्ञान, जैसे ही शब्द आए घृणित या कटु आलोचना या इस तरह का, तो वहाँ पे आपको क्या देना है? धन का अध्ययन। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज इसी को किया गया है। ठीक है, चलिए आज का क्लास कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा, और इसको मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अगेन।